बॉक्स ऑफिस पे क्या करेगी या कितना पैसा कमाएगी ये छोड़कर आपने साबरमती रिपोर्ट में सच दिखाया। जो मेरी रियलिटी है वो शायद आपका प्रोपेगेंडा हो, पर मैं आपको मेरा सच बताना चाहता हूँ। आप लोग जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे थे, आप लोगों को पता था गोधरा में सुबह क्या हुआ था? राइट्स के बारे में पता था, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ वो नहीं पता था, कहाँ से शुरू हुआ वो नहीं पता था। रिसर्च मटेरियल देखा गया तो ऐसे आंखें खुली कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे कि क्या हुआ था। कि आपको डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगना चाहिए भाई? कुछ क्राइम कर रहे हैं और फैक्ट बता रहे हैं। और फैक्ट बता रहे हैं। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज प्रूफ कि शोज कि हम किस दौर में जी रहे हैं। इट्स अ शेम। लेकिन आप लोगों को धमकियां आई, मैंने ऐसा सुना। डर तो लगता है सर, क्योंकि परिवार है, माँ बाप है, बच्चा है, बीवी है। जो आपको मैसेज कर रहे हैं कि तुझे देख लेंगे, तो आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं करते कि थिएटर में देखो ना अच्छी फिल्म। आप बरखा दत्त का रोल प्ले कर रहे हैं जो 2002 के दौर की बात कर रही कि वहाँ क्या हुआ, और उस वक्त उतने न्यूज चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो जिन लोगों ने जो चाहा वो दिखाया कि भाई हिंदू की बात है तो थोड़ा साइड कर दो, लेकिन अगर अल्पसंख्यक है, एक वर्ग विशेष है, तो उसके लिए छाती पीटने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। सब लोग अपने कल्चर को पकड़ के चलते हैं, अपने आइडेंटिटी को, कल्चरल आइडेंटिटी को पकड़ के चलते हैं। हिंदू बच्चे नहीं करते। तो महिलाएं, बच्चे जल के मर गए और पॉलिटिक्स जो हुई सो हुई, लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम था उसके लिए हिंदू की लाइफ की कीमत नहीं है। ये आपको रियलाइज हुआ इस फिल्म को करते हुए? उस एक मॉब लिंचिंग की घटना को जिसने भी की, उस एक आदमी की मौत की अगर वैल्यू है कि ये नहीं होना चाहिए था, भीड़ ने कैसे मार दी, 69 लोग मर गए और लोग चुप हैं। ये कैसे संभव है कि बिना धर्म की वजह से हो रहा है? सर, ये हो धर्म की वजह से रहा है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि जान जिसकी भी है उसकी वैल्यू हो, उस एक इंसान की भी और उन 59 लोगों की। ये तो आप चाहते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि एक इकोसिस्टम है जो ये नहीं चाहता, ये नहीं होने दे रहा। 22 साल से ये बात नहीं दबी होती, आपको 22 साल बाद फिल्म नहीं बनानी, किसी ने 2005 में बना दी होती। उस आग में बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों में से कोई भी सिर्फ 3 लोगों के नाम बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता। उसकी हेडलाइन छपी, उसमें मुस्लिम युवक नहीं लिखा। मेंटली अनस्टेबल। मेंटली अनस्टेबल। ये हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी। 100 साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आजादी मिली, पर क्या वो वाकई आजादी थी? आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन्स नेक जो पॉपुलरली जाना जाता है, वहां की दशा देखिए। वहां पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वहां का हिंदू नाराज है। 28 तारीख को नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे एज चीफ मिनिस्टर, ये कवर किया है कि नहीं इस फिल्म में? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उस विषय को थोड़ा समग्र तौर पर, वृहद तौर पर समझ सकें। और आज का विषय ऐसा है जो करीब मान के चलिए 22 साल बाद फिर से लोगों के सामने आ रहा है। गोधरा कांड की चर्चा सबने सुनी है, लेकिन उस कांड के पहले क्या हुआ था इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा कभी नहीं हुई। अब उस पर एक फिल्म आ रही है, द साबरमती रिपोर्ट, और वो फिल्म जो लेकर आ रहे हैं वो 3 लोग मेरे साथ हैं। विक्रांत, राशि और रिद्धि, तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू। और पहली बार एक पत्रकार 3 फिल्मी पत्रकारों के साथ बैठा हुआ है। तो आप लोगों को पहले तो पत्रकार की भूमिका निभाते हुए कैसा लगा? सर, बड़ा मजा आया सबसे पहले तो, क्योंकि मेरा जो किरदार है उसका एक बहुत डेफिनेट आर्क है। ब्रीफ में अगर कह पाऊँ तो वो एक बीट जर्नलिस्ट से प्राइम टाइम एंकर की जर्नी है उसकी। काफ़ी मज़ा आया, और साथ ही साथ में हम तीनों इस बात से हम सहयोग रखते हैं कि बड़ी टफ लाइफ होती है सर आप लोगों की। और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स होते हैं, जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, स्टूडियो और एसी के प्रिविलेज में नहीं होते हैं, उनका बहुत टफ लाइफ होती है उनकी बहुत। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान जो है पत्रकारों के प्रति मन में अपने आप बढ़ गया है। दूसरा, हमने भी वो टॉप एंगल देखा जर्नलिज्म का। वो दुनिया देखी जो जर्नलिज्म की दुनिया के एक्चुअली अंदर होता क्या है। मीडिया में हम काम करते हैं तो समझ में आता है मीडिया में कैसे काम होता है, और थोड़ा अलग ही होता है। लेकिन कहानी को बताते समय, सीन वर्क करते हुए, और क्योंकि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो इन सब चीज़ों में हमें बहुत ट्रू टू द फैब्रिक ऑफ द स्टोरी, द टाइम, और ट्रू टू जर्नलिज्म भी रहना था। अगर मैं एक इंग्लिश न्यूज़
एंकर प्ले कर रही हूँ, एक इंग्लिश न्यूज़ जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ, तो मुझे उस समय में क्या था, उस समय में क्या हवा थी, कैसे काम होता था, वो सब ऑब्जर्व करना था और वो सब दर्शाना था और दिखाना था। देखिए जर्नलिज्म बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू जो आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अब जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि लाइव जाना कितना मुश्किल होता है, कुछ भी स्लिप ऑफ द टंग या कुछ भी हो जाता है तो बरस जाते हैं लोग आप पे। तो जितनी हम ट्रोलिंग झेलते हैं एज एक्टर्स, आई एम श्योर जर्नलिस्ट भी झेलते हैं। तो मेरा किरदार जो इस फिल्म में है वो यंग जर्नलिस्ट है, वो आती है, उसको न्यूज़ एंकर बनना है, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाना पड़ता है एक स्टोरी करने के लिए। वहाँ वो मिलती हैं इस किरदार से, समर से, और देखती हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसा होता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है सच्चाई के पीछे। कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे जहाँ मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ फिल्म में कि हमें धमकाया जा रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा, हमें ये, बट इनका कैरेक्टर इज सो यूज टू इट कि ये सब तो होता है, इस प्रोफेशन में ये सब तो होता रहता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं घबरा जाती हूँ कि ऐसा भी होता है कि आपको जान का खतरा आ जाता है, आप जेल जा सकते हैं, आपकी मार पिटाई हो सकती है। ये सब उसकी आंखें खुलती हैं, जैसे मेरी आंखें खुली एज एन एक्टर की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कितना मुश्किल है। तो वो लोग जो एक्चुअली फील्ड पे जाते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। नहीं, और आप तो ये 2002 की का घटनाक्रम देख रहे हैं या उस समय की बात कर रहे हैं। आज की डेट में ये और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत क्योंकि ज़्यादा। सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो बहुत गई। ज़्यादा है। बहुत और ज़्यादा। उसमें फिर लोग जब गाली देने आते हैं तो वो बहुत निर्मम हो जाता बरसते हैं, वो बरसना सही शब्द है, है। बरसते हैं। लेकिन हम लोग पत्रकारों को तो बहुत कुछ 2002 का पता है। जी आप ये क्लेम कर रहे हैं इस फिल्म में, मैंने देखा कि वो बातें जो लोगों को नहीं पता है जी या जिनकी चर्चा नहीं हुई, आप उसको साबरमती रिपोर्ट में लेकर आए हैं। जी, ऐसा क्या है इस फिल्म में? क्योंकि ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर बहुत ही शानदार दिख रहा है। थैंक यू। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मैडम, थैंक यू फॉर प्लांटिंग योर फेथ इन मी। 2002 का वक्त था। तुम इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ सर। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला। मैं और मेरे देश का शून्य पल। इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान, गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा। नहीं पता। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो, उसे सच ही बदलता है। लेकिन क्या वो सच के करीब है? क्या वो नानावटी कमीशन और बैनर्जी कमीशन के बीच में कुछ है या किसी एक तरफ है? क्या है इस फिल्म में? सर, अगर ब्रीफ में मैं कह पाऊँ कि 2002 से लेके 2010 से 12 की ये जर्नी है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ। तो यूसी बैनर्जी कमेटी का भी जिक्र है, नानावटी कमीशन का भी जिक्र है। जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे गुजरात में जो महसूस कर रहे थे, रूमर्स क्या थे, पर्सपेक्टिव क्या था, और मीडिया जो है, जो हमारा चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, उसका क्या रोल था इस पूरी दुर्घटना में? क्या वो सच में चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी पूरी तरह से कर रहे थे? किस तरह से लोगों को उन्होंने, वो जो दुर्घटना हुई उसके बारे में किस तरह सूचना दी गई? क्या वहाँ पे जो सूचना लोगों तक पहुँची, क्या वो एब्सोल्यूट सच था या नहीं था? उस बारे में ये फिल्म है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है जी जो 22 साल बाद उठ रहा है। जी और हम में से कुछ लोगों ने उसको दिखाया है विस्तार से कि भाई जो दंगे हुए उसके पहले भी कुछ हुआ था, उसकी भी बात होनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर हुई नहीं, जैसा आपने भी कहा है। बिल्कुल। क्या हम ये मान सकते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करेगी या कितना पैसा कमाएगी, ये छोड़कर आपने साबरमती रिपोर्ट में सच दिखाया है? सर, हम तो यही कह रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। सबसे पहले तो ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट है हमारे पास, क्योंकि ये 22 साल पुरानी दुर्घटना है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है, लोग उम्र कैद से ज़्यादा अंदर काट चुके हैं, अपीलों पे अपीलें होती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जो पानी है वो थम गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, जो तमाम कमिटियों की रिपोर्ट्स की, एजेंसी, उसकी सारी जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, हमें पूरा विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सच है, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदर करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री।
पर मैं ये भी बिल्कुल मानता हूँ कि ये इतना सेंसिटिव इशू है। लोग हमें पहले दिन से कह रहे हैं, जब से टीज़र हमारा बाहर आया, कि तुम्हारी प्रोपेगेंडा फिल्म है। उसका एक ही जवाब है मेरे पास, सर। आपको बिल्कुल ऐसा लग सकता है, डेमोक्रेसी है, आपको अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है, पर यह भी सच है कि जो मेरी रियलिटी है वो शायद आपका प्रोपेगेंडा हो, पर मैं आपको मेरा सच बताना चाहता हूँ। और कहानी के ज़रिए जो उस वक्त वाकई में सच हुआ था, सच्चाई में जो हुआ था, वो हम आप तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अनदर थिंग आई वांट टू ऐड इज़, क्यों 22 साल बाद? आपने भी कहा कि उसके बाद जो दंगे हुए, जो निर्दोष लोगों को मारा गया, जिनकी जानें गई, उसके ऊपर हमारे पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, सर। और सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, विश्व भर से। और उसमें कई फिल्में बनी हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, मतलब जर्नल्स लिखे गए हैं, डिबेट्स हुई हैं। लेकिन 27 फरवरी की सुबह क्या हुआ, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी, उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपको एक ये कहा जाता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे, उनको क्या लगता है, उनके जजमेंट से डर के, घबरा के, आप अगर एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने हमारे सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को रातों रात हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, एक ऐसी चीज़ के बारे में किसी ने बात नहीं की, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार कलाकार होने का मतलब ही क्या है। देन वी डिसाइडेड कि नहीं, और एक जनरेशन है सर जो इसके बारे में जानती नहीं है। सही बात। मेरे खुद के घर में 13-14 साल के बच्चे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता। नहीं, और हम न्यूज़ रिपोर्ट्स कितनी भी दिखा दें, बता दें, सिनेमा का इम्पैक्ट अलग लेवल पे होता है। जब एक फिल्म फैक्ट बताती है, सच बताती है, तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे थे, आप लोगों को पता था गोधरा में सुबह क्या हुआ था? देखिए, मुझे ये पता था कि राइट्स हुए थे। उस टाइम मैं शायद 11-12 साल की थी। राइट्स के बारे में पता था, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ वो नहीं पता था, कहाँ से शुरू हुआ वो नहीं पता था। और मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा ग्राफिक चीज़ें देखना। बट दिस वॉज द ओनली थिंग आई न्यू। उसके बाद जब ये फिल्म की बात आई तो पहले तो डर लगा कि पता नहीं है कोई एजेंडा ड्रिवन फिल्म तो नहीं है, मुझे नहीं करनी। पहले जैसे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, जैसे लोगों के भी हैं हमारे ट्रेलर देख के कि ऐसी टाइप की फिल्म होगी, वैसे हमें भी संकोच हुआ। लेकिन जब रिसर्च मटेरियल देखा गया तो ऐसे आंखें खुली कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे कि क्या हुआ था। और अपनी भी रिसर्च जब करी तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें देखी ऑनलाइन भी, अलग तरह की रिपोर्ट अलग चीज़ें कह रही थी, तो सच्चाई क्या थी उस सब की खोज में निकली थी मेरी टीम, निकाल के लेके आई, सामने रखा। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी जनरेशन में भी मेरे दोस्तों को नहीं पता कि क्या हुआ था, क्योंकि मैंने ये बात करी उनसे कि आपको पता है ये कहाँ से शुरू हुआ। दे वर लाइक नहीं, हाँ ये सुना हुआ है पर पता नहीं। तो हर जगह या तो पता नहीं है या फिर कन्फ्यूजन है। मेरे पेरेंट्स तक की आपस में ये लड़ाई हुई कि अरे नहीं ये ऐसे हुआ, मेरी मम्मी कहती नहीं ये ऐसे हुआ। तो मुझे समझ आई कि अरे ये तो बहुत ज़रूरी है ये फिल्म, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में उस चीज़ को लेके, जैसे विक्रांत ने कहा, जिसने हमारा सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक बदल दिया सोसाइटी का, और हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। और अब जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो लोग हमसे पूछ रहे हैं अरे आपको डर नहीं लग रहा? द फैक्ट दैट हमें डरना चाहिए इज द क्वेश्चन द प्रॉब्लम शोज कि हम किस दौर में जी रहे हैं। जी, कि आपको डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगना चाहिए भाई? कुछ क्राइम कर रहे हैं और फैक्ट बता रहे हैं। द वेरी फैक्ट दैट कोई एक सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल हमसे हर जर्नलिस्ट ने पूछा है 6 दिन से, जब से हम प्रमोट कर रहे हैं, कि आपको डर नहीं लग रहा कि लोग क्या कहेंगे? द क्वेश्चन इटसेल्फ इज प्रूफ कि शोज कि हम किस दौर में जी रहे हैं। इट्स अ शेम। नहीं, लेकिन आप लोगों को कभी स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि 22 साल बाद हम कोई ऐसा बिल्कुल नहीं, चीज पता है पूरे क्यों तो नहीं देंगे मैं कि... पता है क्यों नहीं लगा, क्योंकि जब कोई चीज़ के बारे में इतनी बात होती है, जैसे इस इंसिडेंट के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं, इतने सारे टेक्स हैं, इतना सब कुछ कह चुके हैं हम, और मीडिया के थ्रू कह चुके हैं, तो वो सच ना कहीं गुम जाता है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस है सर, जिसको दिखाना ज़रूरी है कि सच को समझने की अकल रखो। आई एम टॉकिंग टू एवरी
सिंगल ऑडियंस मेंबर, चाहे वो इस फिल्म को देख के ये सीख लो कि आगे जाके भी आपको कुछ अगर बेचा जाता है सच के नाम पे, थोड़ा रिसर्च खुद भी कर लो, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि अगर आप भी जाएं, मतलब ऑडियंस मेंबर भी जाएं कुछ रिसर्च करने कि नहीं मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं ज़रा खुद भी तो पता करूं, आप पता कर सकते हैं। फिर आप उस पर विश्वास करना चाहे या ना करना चाहे वो अलग बात है। मुझे लगता है कि लोग कितना सच में सुनना चाहते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई बार चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हम देखते हैं आज की डेट में स्पेशली बहुत लोगों का परसेप्शन खबरों को लेकर बहुत स्ट्रांग है कि मैंने अगर ये सोच लिया है तो यही है, और जो वो बता रहा है मुझे वही पसंद आएगा। राइट। इट इज़ इररिलेवेंट कि कौन फैक्ट बता रहा है, कौन सच बता रहा है, हम वही जो सुनना चाहते हैं, वो जो बता रहा है वो ठीक है, जो वो नहीं बता रहा है वो फैक्ट भी बताए तो हमको पसंद नहीं आता। और ये ह्यूमन नेचर है सर, ये अनफॉर्चुनेटली हमेशा से रहा है। हम अनलर्न नहीं करना जानते हैं, हम उंगलियां उठाना जानते हैं, सवाल उठाना जानते हैं, जवाब चाहते हैं, लेकिन अनलर्न नहीं करना चाहते हैं। चीज़ें बदलती हैं सर, सोच भी बदलनी चाहिए। आप अपना फ़ोन अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हैं। खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना चाहता कोई। तो ये बिल्कुल सही है आपने जो कहा, लेकिन बट दैट इज ह्यूमन नेचर। अभी कोई और अभी तो बहुत टॉक्सिक हो गया है ये कि आज अगर मैं कोई भी चीज़ सीख के या समझ के अगर आपके पास आया हूँ, चलो मैंने आपको कुछ और कहा, लेकिन मान लो कुछ टाइम बाद मैं आपके पास आता हूँ, नहीं यार मेरे में ये क्षमता है कि जो शायद मैंने तुम्हें बताया था वो गलत था, वो अनलर्न करने की कैपेसिटी हमें नहीं है। और आप जो डर की बात कर रहे थे, ये प्रेशर मुझे लगता है आज की डेट में सब पर रहता है कि सोशल मीडिया क्या बोलेगा, हम ट्रोल तो नहीं हो जाएंगे, हमारे घर वालों पे क्या होगा। मुझे याद है आपने डर की बात की, तो अभी इलेक्शन के वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू किया था, तो पीएम ने भी कहा कि आप पत्रकार लोग भी बहुत तनाव में और दबाव में रहते हैं कि एक इकोसिस्टम आप लोगों के बारे में क्या बोलेगा, और सबको वहाँ से एक वैलिडेशन चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो इकोसिस्टम अप्रूव कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है पत्रकार आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को डर लगा या नहीं। लेकिन आप लोगों को धमकियां आई, मैंने ऐसा सुना, आपको आई शायद? जी, और मैं अभी थोड़ी देर में गाड़ी में आते आते भी देख रहा था कि 2-3 और आई हैं। अच्छा, तो वो क्या आप बोल रहे हैं धमकी में? सर यही है कि तुझे देख लेंगे, तुझे मार देंगे हमें। और मेरा एक्चुअली ना दिक्कत ये है कि मेरा फ़ोन नंबर लीक हो गया था कुछ महीने पहले। तो सोशल मीडिया पे जब तक आता है तो तब तक ठीक ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैसेजेस तो मैं वैसे देखता भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा नंबर लीक हो गया था, कुछ नोटोरियस लोगों ने मेरा फ़ोन नंबर लीक कर दिया था 6-7 महीने पहले। तो अभी पर्सनल नंबर पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है, बट ये है अब मुझे ट्रोलिंग से इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ हर चौथे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। जो मैं ले रहा हूँ, जो हमारी प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर, उनके साथ मेरी 2 हफ्ते पहले इनफैक्ट इस विषय पे बात हुई थी। वी आर टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स। डर तो लगता है सर, क्योंकि परिवार है, माँ बाप हैं, बच्चा है, बीवी है, और एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी की तरह हम जीने की कोशिश करते हैं। लोग हमें देखते हैं कि एक्टर है, ये है, वो है, बट देन हमारा वैल्यू सिस्टम आज भी वैसा ही है, तो घबराहट होती है। बट देन दिस इज ऑल्सो कंकॉमिटेंट विद द नेचर ऑफ द जॉब सर, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जो आपको मैसेज कर रहे हैं कि तुझे देख लेंगे, तो आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं करते कि थिएटर में देखो ना अच्छी फिल्म 15 नवंबर को आ रही है, वहीं देखना। और इंसाइट हो जाएंगे। आई थिंक वो यही चाहते हैं कि हम जवाब दें। नाइस वन, वेरी नाइस। टिकट खरीद के देखना, ये भी अच्छा। पैसे भी निकलवाऊंगा, टिकट के पैसे निकाल। नहीं, लेकिन आपको लेके एक बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पे कि आप बरखा दत्त का रोल प्ले कर रही हैं आप बरखा दत्त इस फिल्म में? नहीं, मैं बरखा दत्त का रोल नहीं प्ले कर रही। अगर कर रही होती तो सबसे पहले तो बाल छोटे होते। नहीं, मैं उनका रोल नहीं प्ले कर रही। आई थिंक पर एक सिस्टम को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कैरेक्टर। ऐसा मेरा मतलब मैं जब ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी, मुझे वो करने में मज़ा इसीलिए आ रहा था क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ कही जा रही है एक चेहरा दिखा के। तो अगर आप मेरा चेहरा देख के सिर्फ यही सोचेंगे कि ये बरखा दत्त है, XYZ है, या मेरे कैरेक्टर का नाम मनिका राजपुरोहित है कि उसने ये किया, तो ठीक है, आप उतना ही समझ के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इसके पीछे क्या है और ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सिस्टम एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है।
और वो समझना बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडियंस को ये मूवी देखते हुए। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप सब ने कहा कि ये फिल्म करने के बाद आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट जो है पत्रकारों को लेकर बढ़ गई, लेकिन जब कई चीज़ें पता चली कि जो पत्रकारों ने भी नहीं बताई, तो वो रिस्पेक्ट घटी कि नहीं घटी? सर देखिए, जर्नलिस्ट्स आई थिंक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट भी होते हैं और डिसऑनेस्ट भी होते हैं। अब वो भी उनकी मॉरल स्टैंडिंग है, वो उनका डिलेमा होता होगा उनकी जॉब में, उनकी प्रेशर्स की वजह से कि या तो आप सक्सेस के पीछे भाग सकते हैं या आप सच्चाई के पीछे भाग सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप सच के पीछे भागते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलता या आपको बहुत लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको जज नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों साइड्स हैं और ये दोनों साइड्स का क्या रोल भी था। जैसे हम ऑनेस्ट जर्नलिस्ट्स भी हैं, तो ऐसी कोई रिस्पेक्ट नहीं घटी है, क्योंकि काम तो बहुत मुश्किल है। अब वो उनके मॉरल ग्राउंड पे वो क्या सोचते हैं या उनको क्या ठीक लगता है वो इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं, बट एज अ प्रोफेशन वी हैव इट इज अ प्रोफेशन ऑफ अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। एक समाज की आंखें बनने का, कान बनने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। पर रिस्पेक्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि फिजिकली टैक्सिंग जॉब है, इमोशनली मेंटली ड्रेनिंग जॉब है, और जैसे मैंने कहा अपने घर परिवार से दूर रहना होता है। जब भी कोई आपदा आती है तो आपको यू हैव टू बी देयर, कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। बट ये भी बिल्कुल सच है कि जब आप डिसऑनेस्ट लोगों को देखते हैं उसी प्रोफेशन में, जैसे हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं, जब आप डिसऑनेस्ट लोगों को देखते हैं, जब आप उस सिस्टम को समझते हैं, तो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल गिरती है सर। क्योंकि आज भी अगर हम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें, मेरा ये मानना है, और ये बहुत ही इंडिविजुअल मेरा व्यू पॉइंट है, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता सर। सबसे पहले तो मैं टेलीविज़न के बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे तो टीवी शोज़ दिखते हैं सारे। वो इस 21 इंच के टीवी पे 10 इंच की तो एडवर्टाइजमेंट होती है, और उसके नीचे सभी लिखे होते हैं इंडियाज़ नंबर 1 चैनल, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल। तो मुझे लगता है कि एक वक्त पे ये सारे नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? जैसे सारे आरजे नंबर 1 हो जाते हैं। हाँ, सभी नंबर 1 है। तो मिसलीड कर रहे हैं लोग। जब हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए एल बैंड चल रहा है, कमर्शियल चल रहे हैं 10% एरिया पर या जो भी, मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस हैं कि भाई आपको भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, समझता हूँ। तो कहीं गलत तरीके से पैसा लेने से अच्छा है कि आप कमर्शियल चला के पैसा ले लो। बिल्कुल नहीं, कमर्शियल से कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा ये है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर, और यहाँ पे लोगों को, और ये ह्यूमरस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि सभी नंबर 1 है, पर ये आप भी समझ रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और ये जनता भी समझती है। एवरीवन इज ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर। चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। इतना बड़ा देश है सर, इतना विशाल देश है, एक तो वैसे इतना कॉम्प्लेक्स देश है। आज इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे, और जर्नलिज्म की ही मैं बात कर रहा हूँ, आप हमारी आंखें हैं, आप हमारे कान हैं, आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी पिक्चर का डायलॉग है ये कि एक जनता जो है मीडिया की तरफ सच जानने के लिए देखती है। ये गोधराग्नि कांड के कॉन्टेक्स्ट में ही कहा है मैंने, लेकिन इसको आप आज भी 2024 में लगा सकते हैं, आज भी एप्लीकेबल है। जनता मीडिया की तरफ सच जानने के लिए देखती है, और मीडिया जनता को सच बताने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों की तरफ देखती है। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट है। नहीं, मुझे लगता है ये थोड़ा आज की डेट में बदला है। अगर आप 2002 से या उस दौर से कंपेयर करेंगे जहां लोगों के पास ये सुविधा नहीं थी कि वो गूगल कर सकते थे, साधन ही नहीं थे, बिल्कुल साधन नहीं थे, या सोशल मीडिया पर वो देख सकें कि अच्छा ये आदमी ये कह रहा है तो दूसरा पक्ष देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं या कहीं और देख लेते हैं, तो वो नहीं था। तो आज की डेट में नैरेटिव्स नहीं थे। आज की डेट में अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है, चूंकि मैं मीडिया में हूँ, मुझे पता है कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं जो पहले नहीं पहुंचती थी, और कई लोगों को इस बात से तकलीफ है कि ऐसी चीज़ें क्यों पहुंच रही हैं जो पहले नहीं पहुंचाने दी गई या नहीं पहुंची थी तो लोगों को पता ही नहीं था। तो इस बात की भी चीज़ है, लेकिन हाँ, आपकी अपनी राय, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसलिए उसको काट नहीं रहा हूँ। आई एग्री विद यू कि ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स अब हैं, बिकॉज मीडियम्स हैं, साधन है। जो चीज़ें आप जनरल न्यूज़ चैनल्स पे नहीं देख पा रहे हैं, वो यूट्यूब का एक लड़का वहाँ अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाके खुद शूट करके खुद अपलोड कर रहा है, उसको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। तो अब साधन बढ़ गए हैं, मीडियम्स बढ़ गए हैं। नहीं, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जैसे आपकी फिल्म आप देख लीजिए, जो 2002 के दौर की बात कर रही है कि वहाँ क्या हुआ, और उस वक्त उतने न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो जिन लोगों ने जो चाहा वो दिखाया, और वो सच आपको 2024 में फिल्म बना के बताना पड़ रहा है।
तो आप सोचिए चीज़ें कितनी बदल गई। आज की डेट में तो लोग फिर भी गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपका रिसर्च पेपर जो आया होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने गूगल करके निकाली होंगी। तो जो वो दौर था, मुझे लगता है पत्रकारिता उससे थोड़ा ग्रो करके और आगे आ गई, काफी ग्रो काफ़ी ग्रो करके आ इसीलिए गई। वो कोई सच denial कहीं नहीं। खो गया और इसीलिए वो सच लेके नहीं, कई लोगों ने दिखाया, लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि हमारा माध्यम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका है। जैसे अगर 10-15 न्यूज़ चैनल रात में 9 बजे कोई शो कर रहे हैं और आप कोई एक देख रहे हो, आपको नहीं पता बाकी 14 पे क्या चल रहा है, और उसकी वैल्यू जो है, शेल्फ लाइफ जो है, वो 1 घंटे के शो की 1 घंटे ही है। किसी ने यूट्यूब पे देखा तो देखा, लेकिन आपकी फिल्म की रीच, सबको पता है कि भाई कोई साबरमती रिपोर्ट आ रही है और उसको देखने के लिए थिएटर में जाना है, और फिर 4 लोग और बताएंगे कि मैंने देख कर आया यार, वो अभी लगी हुई है, जाके देख लो। तो इसलिए फिल्मों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसमें जब हम साबरमती रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने थोड़ी हिंदी की भी चर्चा की है। आप हिंदी के जी। पत्रकार हैं, आप दोनों अंग्रेजी के पत्रकार हैं। नहीं, मैं हिंदी में भी हो आप जाती हूँ, हिंदी में मैं हो बीच जाती में है, मैंने हूँ। देखा एक दोनों जगह आप हैं, सीन में अटक इंग्लिश भी और गई हैं, हिंदी। जी, आपकी हिंदी थोड़ी मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करती हूँ, जो हम आई थिंक मोस्टली इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश और हिंदी। शहरी आम आदमी। हाँ, शहरी आम आदमी। इंग्लिश, हाँ, शहरी आम आदमी जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बात करते हैं और शुद्ध हिंदी से बहुत कोसों दूर हैं। मैं भी जब बड़ी हो रही थी तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था कि हमें लगता ही नहीं था कि ये गलत है, कि अपनी भाषा जाननी चाहिए। आजकल भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 1 से 35 के ऊपर वो कहते हैं ना 1 2 3 4 हाँ, 35 से ऊपर 36 काउंटिंग के ऊपर अटक जाते हैं। अटक जाते मैं हैं। खुद अटकता था। मैं खुद भी अच्छा, अटकती थी 36 जी। 35 36 37 हाँ 38। हाँ तो हमें इंग्लिश में फराटेदार सब पता है, लेकिन हमें खुद की भाषा नहीं आती है। अच्छा, फिल्म में लेकिन इन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कितनी हिंदी विडम्बना है ये हाँ, कि आपको हिंदी उनको आती है, उनको तो बहुत उनको अच्छी आती हिंदी है, आती मैंने अब हिंदी ठीक बहुत हो गया। अच्छी अभी है। हाँ, काफी साल थोड़ी टीवी करने के बाद थोड़ा मेहनत की मैंने। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अब बहुत लोगों को शायद ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। इंग्लिश में बात करते हैं और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं उनको एक नज़रिए से देखा जाता है, और जो हिंदी अच्छे से बोलते हैं वो टूटी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही कूल है, यही रेलेवेंट है और यही हमें करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बहुत से लोगों की ऐसी हाँ, सोच हिंदी है। गलत बोलना तो कोई दोष ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी गलत बोल रहे हैं और थोड़ा टूटी फूटी बोल रहे हैं तो लोगों को थोड़ा उसमें अच्छा भी लगता है कि वाह यार कैसे बोल रहा है, लेकिन हाँ। अंग्रेजी आप गलत नहीं बोल सकते। हाँ, तो वो जजमेंट बहुत है, वो प्री कंसीव जजमेंट बहुत है, वो अगर आप, Social हाँ, conditioning वो है। सोशल कंडीशनिंग है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन हमारी फिल्म ना एंटी इंग्लिश नहीं है। मतलब हम सब लैंग्वेजेस की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप अपनी भाषा को तो एटलीस्ट वो इज्जत और प्यार दें। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा बॉलीवुड का भी दोष है। मैंने देखा है बॉलीवुड में जो स्क्रिप्ट आप लोगों को मिलती है उसमें हिंदी के डायलॉग जो हैं वो अंग्रेजी में अंग्रेजी लिखे में होते रोमन हैं। हिंदी। रोमन हिंदी में लिखे होते हैं। आप में से कभी किसी ने विरोध किया इसको हिंदी में लिख के लाओ, मैं नहीं पढ़ूंगी? नहीं मतलब- सर, क्योंकि हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि ये इशू है, कि हमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है इंग्लिश। ये प्रॉब्लम है, पर हमें लगती ही नहीं है ये प्रॉब्लम है। मैंने जब शुरू किया था तब अजीब लगा था कि क्या पढ़ रही हूँ मैं, वो लगा था ज़रूर। और कुछ सीनियर एक्टर्स के साथ काम करो तो वो बहुत आवाज़ उठाते थे। अच्छा, मैंने किया है सीनियर एक्टर्स के साथ, जो बहुत बोलते थे ये ऐसे क्यों दे रहे हो, यू पीपल डोंट नो, मतलब खुद भी इंग्लिश में बोल रहे हैं लेकिन डांट रहे सबको कि हिंदी में लिख के लाओ। और फिर वो खुद लिखते थे। तो कहीं ना कहीं मुझ में वो है प्रैक्टिस कि अगर मैं एक सेट पे हूँ और अगर मेरे को सीन अपने तरीके से कभी बनाना होता है तो मैं हिंदी में ही लिखती हूँ। तो हाँ, पर ये कैसे शुरू हुआ होगा मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि पुराने ज़माने से अगर ये चला आ रहा है तो उस ज़माने में तो लोग ज़्यादा हिंदी ही बोलते थे। वो जो एक्टर्स थे वो सब हिंदी बेल्ट से आए हुए लोग थे। तो ये किसने शुरू किया सर ये होगा कि धीरे धीरे बड़ा विक्रांत होगा कि बताएगा। इंग्लिश ये कितना कूल है। मुंबई से हुआ है ये सर। टाइप राइटर से हुआ है। ये मुंबई से हुआ है की- इसका की- शुरू। पर किसी एक्टर ने तो मांगा होगा कि मेरे लिए लिख के लाओ, सर, मेरे को हिंदी पढ़ने में नहीं ये आती। तो नहीं पता कि किसने इस चीज की शुरुआत की, लेकिन जब मैंने भी 2004 में टेलीविजन करना शुरू किया, मेरी भी पहली स्क्रिप्ट रोमन हिंदी में ही थी। और मैं भी सीनियर एक्टरों के साथ काम कर रहा था। मैं बालिका वधू कर रहा था जहाँ पे 7 सीनियर एक्टर एनएसडी के थे। तो उनको लिख के एडी देता था, क्योंकि प्रिंटर नहीं होते थे हिंदी में प्रिंट करने वाले, देवनागरी में प्रिंट करने वाले। इंग्लिश में जो रोमन हिंदी है वो प्रिंट होके आ जाता था, तो वो प्रिंटर भी नहीं था उस टाइम पे। तो इसलिए एडीज को उनके लिए लिखना पड़ता था, सुरेखा जी के लिए या सत्यजीत जी के लिए, अनूप सोनी जी के लिए, इन सब के लिए ना हिंदी में एडी लिखता था बकायदा। शुरुआत कहाँ से हुई नहीं पता, लेकिन ये इतनी हमारे लिए एक नॉर्मल ही चीज़ थी। शुरू में अजीब लगा, हमें भी नॉर्मल बनानी पड़ी। हमको काम करना था, क्योंकि तो वो हमको इकोसिस्टम वैसा है। हाँ। आज सिनेमा में, टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़ दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे तो रोमन हिंदी लिखी जाती है। इसीलिए ट्रेलर में भी हमने कहा, ट्रेलर की ये लाइन है
कि अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे, एग्जैक्टली याद क्यों नहीं आ रहा, मैं कोशिश करता हूँ। अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे कि हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। तो है, बट वो है, इट्स वियर्ड हमें भी, क्योंकि हम खुद उस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। हाँ, और अगर मैं आपको पत्रकारों के बीच की बात बताऊं, मतलब एक दौर ऐसा था कि जो अंग्रेजी के पत्रकार थे उनको थोड़ा एलीट माना जाता था, और हिंदी वाले को माना जाता कि ये तो हिंदी वाला पत्रकार है। आज की डेट में हिंदी की रीच इतनी है कि अंग्रेजी वाले भी हिंदी चैनल्स में दिखना चाहते हैं। जी, आ ये भी भी गए, ट्रांजिशन आ सा गए, आ ही गए। हिंदी सीख ली उन्होंने। अब वो बोलते हैं नहीं नहीं हम इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं। नहीं, बट ये ट्रांजिशन अब हमारी फिल्म में भी देखेंगे अच्छा। इस और दौर यही का। है, यही चर्चा हमने यही फिल्म में भी चर्चा की है। तो वो ट्रांजिशन अच्छा थोड़ा लोग समझे, क्योंकि मातृभाषा मतलब ज़्यादातर लोगों की यही है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नहीं, कोई राष्ट्रीय नहीं है, भाषा। लोग मानते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मातृभाषा है तो कम से कम उसमें आपकी बिल्कुल, पकड़ very well मजबूत said। होनी चाहिए। ये तो है। जब ये फिल्म आप लोग कर रहे थे, मीडिया में सुनना या कहीं सोशल मीडिया पे देखना वो अलग बात होती है, लेकिन जब आपको लगा कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और बताई नहीं गई, आपको ऐसा लगा कि हमारे समाज में भी भले हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, लेकिन उसके साथ एक भेदभाव रहा है पॉलिटिक्स में भी कि भाई हिंदू की बात है तो थोड़ा साइड कर दो, लेकिन अगर अल्पसंख्यक है, एक वर्ग विशेष है, तो उसके लिए छाती पीटने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। You want to take it? Because I've been speaking non-stop. ऑनेस्टली मैं जर्नलिस्ट हूँ नहीं, और ना ही मैंने इतना फॉलो किया। मैं भी वो एक आम हिंदू ही हूँ। जो एक चीज़ मैं इसके बारे में जो मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमने अपने माँ बाप से सुना है कि सब लोग अपने कल्चर को पकड़ के चलते हैं, अपने आइडेंटिटी को, कल्चरल आइडेंटिटी को पकड़ के चलते हैं। हिंदू बच्चे नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, हम नहीं, ये सब हमने भी सुना हुआ है कि आप लोग नहीं करते हो ये सब जो बाकी सब करते हैं। मतलब मेरे दोस्त थे जो सिखनी थी, तो वो संडे को जाएंगे ही जाएंगे और वो पढ़ते हैं अपनी ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। सो वो सब करते हैं। तो यस, कहीं ना कहीं आई थिंक हमें कल्चरली अपने ऊपर थोड़ा प्राइड होना चाहिए, ताकि हम खुद अपनी स्पेस बनाएं। उनको हमें कोई साइड पे रख नहीं रहा है, क्योंकि ये देश हमारा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हुआ था, लेकिन और वो कल्चरल ये रिलीजन इज सच अ प्राइवेट थिंग, ये इतनी पर्सनल बात है कि इसके बारे में। ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर किसी बोगी में 37 महिलाएं, 10 बच्चे जल के मर गए और उनकी कहानी 22 साल बाद एक फिल्म में आ रही है, दूसरा पक्ष जो है कि भाई दंगे में क्या हुआ, हिंदू अग्रेसिव दिख रहा है और मारने के लिए जा रहा है, वो तो कई फिल्मों में आ गया। ये क्यों हुआ? इतना 22 साल का वक्त क्यों लगा, अगर उन 37 महिलाओं और 10 बच्चों की जिंदगी की भी कीमत थी? सर वो आई थिंक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई दबाने की कोशिश कर रहा था बात को, वो इसलिए हुआ क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, हम इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, हम जो इस हादसे के बाद हुआ उसके बारे में इतनी बात हुई है। आज भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे वही पूछा था कि आप इस पे मूवी बना रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बनाई, जो दंगे हुए उस पर क्यों नहीं बनाई। तो हमने कहा कि ये ऐसा क्यों कि अगर हम इसकी बात करें तो हम हमेशा वो दंगों की बात, मतलब कोई उससे नोबडी इज टेकिंग अवे फ्रॉम व्हाट हैपेंड, वो भी बहुत बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जहाँ से शुरू हुआ, जो जिस घटना की वजह से वो चीज़ हुई, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहीं सीमित रहते हैं और उसको ज़रा टटोलते हैं और उसको देखते हैं खोल के कि ये क्या हुआ था और ये क्यों हुआ था। One thing I disagree with is I don't think Hindus don't go to their temples and they don't. No, kids it's not don't- that. I think what I was trying to say was कि as we are secular, जो एकता भी बोल रही थी कि हिंदूज हम सेक्युलर हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते as a culturally. I wouldn't even say religiously. No, see, that's different, but I still believe that Hindus are also quite proud of being Hindus. The only problem I think is कि मेरी मम्मी कहती है, जो उन्होंने नोटिस किया होगा और शायद इट्स ट्रिकल डाउन, कि वी आर अ लिटिल मोर पीस लविंग, तो हम ज़्यादा लड़ाई में घुसते नहीं हैं, ऐसा वो बोलती हैं। आई मीन आई वांट टू पुट इट टू हर एंड आई डू समवेयर बिलीव दैट वी आर अ लिटिल मोर पीस लविंग। तो जब लड़ाई की बात आती है तो हम लड़ते भी हैं, लेकिन जब तक वो पीसफुली काम चलता है तो हम चलाते भी हैं, यू नो। बट आई थिंक जो हिंदूज हैं, दे आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदूज। नहीं, बट व्हाट सर नहीं, आल्सो वो he's- मेंट टू yeah. से इसकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की अगर बात यस, करें, मैं वही कह रहा था। तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है सर, अनफॉर्चुनेटली ये
सालों से चलता आ रहा है। नहीं, बट मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपीज करने वाला एक पूरा इकोसिस्टम है। हम नेताओं पे देखिए बड़ा बिल्कुल, इजीली डाल देते हैं। बिल्कुल। आप तो खुद पत्रकारों का बता रहे हैं जिन्होंने सच नहीं बताया। एंड देयर हैज टू बी अ इकोसिस्टम जो ये चीज 22 साल से दबाए बैठा है। कुछ लोग बता रहे हैं लेकिन वो Absolutely. चीज फैल नहीं रही है। और वो इकोसिस्टम अगर 22 साल से इस चीज को नहीं बता रहा है, जबकि 37 महिलाएं, 10 बच्चों की जान कोई मामूली बात नहीं। 59 लोग थे सर, 59 लोग थे। मैं तो महिला बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि चलो हम लोग जब नॉर्मली भी बात करते हैं तो हम कहते हैं महिलाओं बच्चों को छोड़ दो, तो महिलाएं बच्चे जल के मर गए और पॉलिटिक्स जो हुई सो हुई। लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम था उसके लिए हिंदू की लाइफ की कीमत नहीं है। ये आपको रियलाइज हुआ इस फिल्म को करते हुए? सर मैं इसे हिंदू की लाइफ नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि अब आम तौर पे अनफॉर्चुनेटली आंकड़े रह जाते हैं। ये उन 59 लोगों की लाइफ की वैल्यू नहीं रही। आई वुड नॉट से कि हिंदू की लाइफ की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि मेरा थोड़ा देखने का नजरिया अलग है। अनफॉर्चुनेटली उन 59 लोगों को आंकड़े बना के हमने यूज किया है। मैं इस पे थोड़ा सा काउंटर पूछ रहा हूँ। मैं जी। समझना चाह रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि अगर इस देश में कहीं एक मॉब लिंचिंग की घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म की हो, ठीक है, उस एक मॉब लिंचिंग की घटना को जिसने भी किया, उस एक आदमी की मौत की अगर वैल्यू है कि ये नहीं होना चाहिए था, भीड़ ने कैसे मार दिया, और उस पर हम सब ने सवाल उठाए, चाहे वो हिंदू पत्रकार हो चाहे मुसलमान पत्रकार हो, सब ने उठाए कि भाई ये कैसे मार दिया इसको, अगर उसके पास बीफ मिल गया या कुछ भी मिल गया। 69 लोग मर गए और लोग चुप हैं। ये कैसे संभव है कि बिना धर्म की वजह से हो रहा है? सर ये हो धर्म की वजह से रहा है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। मैं अपनी तरफ से अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ फादर और एज एन एक्टर जिसकी थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहता हूँ कि वो बदले। मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान की जान या हिंदू की जान को उस तरह कैटेगराइज ना करें। मैं चाहता हूँ कि जान जिसकी भी है उसकी वैल्यू हो, उस एक इंसान की भी और उन 59 लोगों की ये तो भी। आप चाहते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि एक इकोसिस्टम है जो ये नहीं चाहता, ये नहीं होने दे रहा। सर 22 साल से ये बात नहीं दबी होती, आपको 22 साल बाद फिल्म नहीं बनानी, किसी ने 2005 में बना दी होती। बिल्कुल, ये तो हम सवाल हमने भी पूछा यस कि यार ये इतनी फिल्में बन गई, दंगे में मरने वालों की जान की कीमत थी, सर उस पर 15 फिल्में हैं, इसके तो- ऊपर किसी ने तो फिल्म नहीं ट्रेन बनाई। में मरने वालों की जान की कीमत क्यों नहीं थी? बिल्कुल कीमत होनी चाहिए। तो और इसका मतलब वो इकोसिस्टम जो है उस जान की कीमत नहीं कर रहा। और अगर आपने उस जान की कीमत की है, क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो मुझे बहुत गर्व होगा आप पर Thank कि you, आप ये sir. ऐसा Thank कर you. पा रहे हैं। जी सर, ये सर ये वही- उन्हीं यही 59 हमारी लोगों के फिल्म लिए है। हमने फिल्म बनाई है। उन्हीं की कहानी को कहीं ना कहीं, और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि उस आग में बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों में से कोई भी सिर्फ 3 लोगों के नाम बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता। बट आई विल ट्राई फिनिशिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये मेरी एस्पिरेशन है। थोड़े दिन पहले ही मैं इंटरव्यू में कह रहा था कि हम अखबार में आज पढ़ने लगे हैं कि एक हिंदू ड्राइवर ने मुसलमान साइकिलिस्ट को उड़ा दिया। मेरा ये है, मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि एक ड्राइवर जो लॉ नहीं फॉलो कर रहा था, उसने एक साइकिलिस्ट को उड़ा दिया। दैट शुड बी द वे टू सी इट। बिल्कुल। और मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं। हिंदू ड्राइवर ने एक मुसलमान को गाड़ी से उड़ा दिया, मान लीजिए ये आप कह रहे हैं हेडलाइन छप रही है। ये छपना इसलिए कई बार शुरू हुआ क्योंकि जब दूसरी तरफ से कुछ होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक मुस्लिम युवक गया जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और उसने वहाँ पर चाकू लहराया और ही वॉज अरेस्टेड। उसकी हेडलाइन छपी, उसमें मुस्लिम युवक नहीं लिखा, मेंटली अनस्टेबल, या शायद वो पूर्व IITian था या कुछ था, तो पूर्व IITian ने ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लगता है ये हिपोक्रेसी है। ये हिपोक्रेसी है। और आपने जो लाइन कही है कि इस देश में लोगों के अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, आपकी फिल्म की लाइन, इनकी लाइन है, इस देश में गुस्सा बहुत भरा हुआ है। मुझे लगता है वो गुस्सा इसीलिए भरा हुआ है। लोग कहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान होता है। मुझे लगता है कि आज के दौर में पहली बार हिंदू मुसलमान हो रहा है। इससे पहले सिर्फ मुसलमान हुआ है, और इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन हमने जब कवरेज की है, हमने देखा नेताओं को पॉलिटिक्स करते हुए, इकोसिस्टम को काम करते हुए, तो ये फील होता है कि यार हिंदू की बात नहीं होती, मुसलमान की क्यों होती है। और हिंदू इस तरह से सोचता नहीं था, आज की डेट में वो सोचने लगा है कि यार हमास
कुछ कर रहा है, फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, वहाँ कोई मर रहा है, बड़ी उसके, दिक्कत। उसके लिए दिक्कत है। और यहाँ बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है तो हमारे का नेता भी बोलने को तैयार नहीं है। तो वो हिंदू को हर्ट करने लगा है। आपकी लाइन बिल्कुल सही है कि वो गुस्सा भर गया उसके अंदर। हिंदू ऐसा था नहीं, उसको लगता नहीं था, वो कंपेयर नहीं करता सर था। कई बार हम, और ये मैंने अपनी जर्नल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटिमेंट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं 2 मिनट लूंगा, मैं हाँ। आपको ये अपनी व्यू पॉइंट रखना चाहूँगा साथ में। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ वेरी यंग नेशन। 76-77 ईयर्स हुए हैं हमें। इतने सौवों साल के ऑपरेशन के बाद मुग़ल आए, फिर मुग़ल के पहले भी आए, कुछ डच आए, फ्रेंच आए, सारे आए, फिर पहले मुग़ल आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज़ आए। सौवों साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली। पर क्या वो वाकई आज़ादी थी? कॉलोनियल हैंगओवर जो वो छोड़ के गए, उसी में हम लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। वो आइडेंटिटी जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, हम उस पर कई बार ध्यान नहीं देते। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटिमेंट, दुनिया के बड़े बड़े युद्ध जो है वो सिर्फ सेंटिमेंट, मोस्ट ऑफ द मेजर डिसीजंस वी मेक इन लाइफ आर सेंटिमेंट, आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट। हम कैसा महसूस करते हैं। आज युद्ध भी अगर 2 देशों के बीच में होता है तो वो उस पर्टिकुलर देश का, उस पर्टिकुलर किंगडम का जो राजा है या जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कैसा महसूस करता है उस पर डिसाइड होता है। हम फीलिंग्स को, हम ऑपरेशन को, सप्रेशन को, सेंटिमेंट को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि आज जो अगर गुस्सा भरा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिलीगुड़ी की अगर बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन्स नेक जो पॉपुलरली जाना जाता है, वहाँ की दशा देखिए। वहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वहाँ का हिंदू नाराज है। मैं वहाँ पे था, किसी स्कूल की फंक्शन में गया हुआ था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब एक तो आप बॉर्डर से घिरे हुए हैं, हर जगह से बॉर्डर ही बॉर्डर है। यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट दिस इज अ फार लार्जर डीपर कॉन्वर्जेशन कि वी आर फर्स्टली अ वेरी यंग नेशन। तो ये हिंदू को अगर आप कह रहे हैं कि आज़ादी कभी भी मिली हो और हम उस कॉन्सेप्ट में थे कि मिल गई लेकिन सच में मिली नहीं, लेकिन अब अगर हिंदू को ये चेंज महसूस हो रहा है तो उसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्यों लग रहा है ये? सर क्योंकि फाइनली उनको अपनी आइडेंटिटी ओन करने में एक प्राइड महसूस हो रहा है। उनको अपनी बात, अपना पक्ष रखने का मौका मिला है उनको। आई थिंक सो, दिस इज व्हाट आई फील। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमें कॉलोनियल हैंगओवर की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए, हम हमारी रीजनल भाषाओं को, हमारे कल्चर को, हमारे फेस्टिवल्स को, हमारी आइडेंटिटी को ओन करना चाहते हैं, और ख़ासतौर पे एक हिंदू करना चाहता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं लगता मुझे। क्योंकि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या उसे वाकई आज़ादी मिली थी? तो ये बहुत आप लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू हाल के पिछले 8-10 साल या उससे पहले भी आपको लगता है उसमें चेंज आया हिंदू थॉट प्रोसेस में? चेंज तो आया है सर, बिल्कुल आया है। वो दिखाई देता है जो एक गर्व, मतलब जो गर्व अगर हमेशा से था तो आज वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो यस, यूनानिमसली और पब्लिकली एक चेंज आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले लोग बिलीव नहीं करते थे कि हम हिंदू हैं तो वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, ऐसा नहीं था। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि देयर इज़ ऑल्सो अ राइज इन एक्सट्रीमिज्म, देयर इज़ ऑल्सो अ राइज, कट्टर भी बहुत हो गए हैं लोग, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। हमें ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम जो भी, मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि हमारी जगह नहीं है इनकी बात करने की। हम भी एक आम नागरिक ही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कट्टर हो रहा है तो हमें कट्टर होने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइट अपनी लड़ो, लेकिन पीस के साथ लड़ो। क्योंकि वो हमारा, अगर आपको रिलीजन ही फॉलो करना है और अगर आपको यही देखना है कि हम हिंदू हैं, तो हमारा रिलीजन यही सिखाता है हमें कि पीस लविंग बनो। महात्मा गांधी ने भी कहा था, कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल आगे कर दो। जो आजकल सब बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है एंड ऑल दैट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा भावुक होके और अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा उछाले नहीं, क्योंकि
इंसान तो सभी हैं, गुस्सा सब में भरा हुआ है, लेकिन उसको ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है। उसको पीस लविंग तरीके से हम अपने आप को समझने की ज़रूरत है, बस। किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और किसी और को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये देश हमारा, ये कहीं नहीं जा रहा है। हम यहीं रहेंगे और देश के साथ बने रहेंगे और देश हमसे ही बनता है। राशि आपको देखिए, आई थिंक सोशल मीडिया के आने के बाद चीज़ें बदली हैं थोड़ी। चीज़ें ज़्यादा उछाली जाती हैं और शायद बड़ी चीज़ें दबाई भी जाती हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो ये डिवाइड थोड़ा और ज़्यादा अब दिखता है, जो शायद 10 साल पहले इतना नहीं था। पहले था, फिर बीच में थोड़ा कम हुआ और अब थोड़ा और ज़्यादा दिखता है। वो ऐसा मुझे लगता है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है ये डिवाइड थोड़ा और दिख रहा है अब। बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स, यू नो, बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं और जब हम बात भी करते हैं लोगों से, और ख़ास तौर पे साबरमती के दौरान जब हम लोगों से मिल रहे हैं, तो व्हाट यू विल सी सुशांत जी इज़ कि इट इज़ आइदर अ लेफ्ट और आइदर अ राइट। और हमें भी उसी उसमें लिया, तुम लेफ्ट हो या तुम राइट हो, तुम क्या हो? कहते कि यार हम इंसान है सबसे पहले। आप योग बोलते हैं, योग करो, लाइफ में बैलेंस लाओ, बैलेंस डाइट खाओ, सेहत अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो मेंटल बैलेंस की बात होती है। व्हाट अबाउट बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स? एक ज़माना होता था जब सेंटरिज्म और सेंटरिस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे हमारी राजनीति का, हमारी सोसाइटी का। आज वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ देयर आर हार्डली एनी सेंटरिस्ट्स टुडे। एनालॉजी अगर दूं या मेटाफर के अगर तौर पे बात करूं, सीसॉ जो होता है, आप सीसॉ के बीच में से हटा दीजिए, फलक्रम हटा दो, पलड़ा एक तरफ भारी हो जाएगा। एनी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज नॉट राइट फॉर एनी सिविलाइज सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में एनी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज नॉट राइट। और रहा सवाल आइडेंटिटी का और सेंटिमेंट का, जो मुझे लिटिल नॉलेज है, मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को ही नहीं समझते हैं। हम एक्शंस पे ध्यान देते हैं कि तुमने ये किया, क्यों किया, कहाँ से आती है ये चीज़, तुम वो तो जानने की कोशिश करो। कमिंग बैक टू साबरमती, अगर अब जिस तरह हम हमेशा बात कर रहे हैं कि यार उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं किया। आपके पास कम से कम 1500 डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो 28 तारीख से क्या हुआ उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। लेकिन जो 27 तारीख को उन लोगों के साथ हुआ, जो अपने घर वापस आ रहे थे, उसके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? तो सेंटिमेंट की बात तो यहाँ भी होनी चाहिए। अच्छा, आपने चूंकि आपने कहा कि 2002 से 2012 तक के इवेंट्स को कवर किया है, मेरी जिज्ञासा है ये जानने की कि आप लोगों ने 28 तारीख को नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे एज चीफ मिनिस्टर, ये कवर किया है कि नहीं इस फिल्म में? नहीं किया। नहीं, ये प्राइमरीली मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये फिल्म, कि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। ओके, पॉलिटिकल फिल्म नहीं है ये। और इसको प्लीज़, और ये भी अब लोग, आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये कहना चाहूँगा कि ये कोई हिंदू की या एंटी मुस्लिम की या प्रो हिंदू की फिल्म नहीं है। ये प्रो इंसानियत की फिल्म है कि फॉर अ चेंज। देखिए ना सर, हम किस ज़माने में, जो 2024 में मार्स पहुँच गए हैं, चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी हम ये है कि इंसान को इंसान के तौर पे नहीं देखते हैं सर। इंसानियत के तौर पे देखो कि उन 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया यार, और उनकी बात किसी ने नहीं की। तो हम ये चाहते हैं कि इंसानियत के तौर पे देखो और जानो कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, और मीडिया का क्या रोल था। ये फिल्म उसके बारे में, उस बारे मीडिया का क्या रोल था। बट हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि ये जो इंसिडेंट है या ये दुर्घटना जो है, वो उसका एक इमीडिएट पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, हम बिल्कुल ये समझते हैं, और इसीलिए बार बार हम इस चीज़ को कंसीड भी करते हैं। और अजीब भी लगता है ये रियलाइज़ करके कि यार उस एक इंसिडेंट ने हमारे पूरे सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल फैब्रिक को रातों रात हमेशा के लिए बदल दिया। बट उम्मीद यह है कि एक इंसानियत के नाते आप इस फिल्म को देखिए और ये समझिए कि उन 59 लोगों पे क्या बीती। वो क्योंकि मैंने इसलिए भी, अब मैं चूंकि आप कह रहे हैं कि उसमें राजनीतिक एंगल नहीं है, लेकिन आपके ट्रेलर में कुछ नेता टाइप के लोग दिख रहे हैं जिसमें से सर बैकड्रॉप तो है ही, बिकॉज एज वी बीन सेइंग कि इट इज अ हेवीली पॉलिटिसाइज्ड ट्रेजेडी। और अभी मैं सुन रहा था कि एकता से किसी ने पूछा शायद कि
क्या अमित शाह और मोदी जी को आप ये फिल्म दिखाना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा पता नहीं वो आएंगे या नहीं, मतलब मैं तो दिखाना चाहूँगी। आप लोगों की इच्छा है मोदी जी और अमित शाह या नेता लोग भी ये फिल्म हम देखें? चाहते हैं सब देखें, सब देखें। आप सब भी देखें। हमारी इच्छा है कि मीडिया ये फिल्म देखे। आप नहीं, लोग I सब think मतलब सब लोग देखें, लेकिन अगर आप पूछें, क्योंकि हमने फिल्म मीडिया के लेंस से दिखाई है, तो हम तो चाहेंगे सबसे पहले कि जर्नलिस्ट देखें ये फिल्म और वो हमें बताएं कि कैसी है। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि पॉलिटिशियंस, हमारे कंट्री के बिगेस्ट पॉलिटिशियन सब देखें फिल्म, क्यों नहीं देखें? बट हमारे यूथ को भी ये देखनी और फिर चाहिए, टैक्स फ्री हो जाए। बिकॉज वो तो मुश्किल है बहुत यार। यूथ भी देखे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हिस्ट्री जानें, ताकि आप वो मिस्टेक्स जो उस टाइम हुई वो आगे रिपीट ना करें। वो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए आप सब। मतलब आप लोगों ने मीडिया वालों को ज़्यादा तो नहीं ठोक दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, देखिए हम बहुत नहीं हम बहुत हमारी honest journalists हमारी हैं। हिम्मत कि हम ऐसा करें और फिर आप ही के सामने आके बैठे और बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, पर जो हुआ उस विषय में बात की, और हम I इतने can very तीन proudly say- मासूम चेहरे, आपको क्यों लग रहा है कि हम ऐसा कुछ करें? बट वी कैन वेरी प्राउडली से कि हमने पूरी कोशिश की है कि अगर एक्यूरेसी कोई चीज़ है तो वी आर द क्लोजेस्ट टू एक्यूरेसी विद रिगार्ड्स टू फैक्ट्स इन दिस फिल्म। बिकॉज जितने भी समय हम बात कर रहे हैं और जितने भी जर्नलिस्ट हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही कमाल के सवाल हैं सबके, क्योंकि सारे आंसर्स फिल्म में हैं। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि हमारी फिल्म अच्छी है। अच्छा, आप एक कंट्रोवर्सी ये भी हुई, आपके पहले वाले डायरेक्टर छोड़ के चले गए, उसकी क्या कहानी हुई? सर उस विषय पे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, क्योंकि फिल्म मेकिंग का प्रोसेस में आपको फट से समझाता हूँ। एक फिल्म शूट होती है, उसकी पहली स्क्रीनिंग हमारे लिए ना 6-8 महीने बाद होती है, क्योंकि लाइनअप होता है, असेंबली होती है, एडिट होता है, 50 चीज़ें होती हैं। जब तक हम शूट करके निकले तब तक कुछ मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में हुआ जिसकी जानकारी हमें है ही नहीं। तो उस विषय पे बात करना और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करना मेरे ख्याल से गलत होगा। या क्योंकि कुछ मैंने सोशल मीडिया कमेंट्स देखे, कुछ लोग ये लिख रहे थे कि वो सच दिखाना चाह रहे थे और उनको रोका जा रहा था, कुछ सीन्स चेंज किए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। नहीं ऐसा तो नहीं कुछ नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। कुछ सीन बाद में शूट हुए, ऐसा हुआ है? रीशूट हुए हैं, 2 दिन का हमारा काम रीशूट हुआ है, क्योंकि जब रिलीज डेट हमारी पुश हुई, पहले हम आने वाले थे मई में आने वाले थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का स्ट्रिक्ट मैंडेट होता है कि कोई भी फिल्म पॉलिटिकल बैकड्रॉप के साथ या पॉलिटिकल एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू पॉलिटिक्स आप उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं। कि हाँ, कि तभी हमें टाइम मिला कि क्योंकि हमारी फिल्म पुश हो गई, फुटेज हमारे पास थी, एंड देन वी सॉ सर्टेन सीन्स एंड देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, ये 2 सीन्स जो हैं वो थोड़े बेहतर हो सकते हैं। 2 दिन का काम था, 4-5 सीन थे जो बेहतर हो सकते हैं। चलिए, वो अच्छा ही हुआ, मतलब थोड़ा आपको और बेहतर करने का मौका मिल गया। अच्छा, थोड़ा सा आप फिल्म से इधर आपकी पर्सनल लाइफ पे भी आते हैं। एक तो प्रश्न मेरे मन में ये आया जब मैं थोड़ा आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि आपके पिता जो हैं वो ईसाई हैं जी, आपकी माताजी सिख हैं जी, आपके भाई ने इस्लाम कबूल किया है, जी। तो आपके घर में भी माइनॉरिटी अपीजमेंट चलता है? नहीं सर, हमारे घर में सब कुछ मनाया जाता है बहुत ही प्राउडली, और मेरे फादर मदर मेरे साथ रहते हैं, मेरी वाइफ के साथ रहते हैं। मेरी वाइफ जो है वो राजपूत ठाकुर हैं, और सब कुछ रिलीजन वाइज अगर आप देखा जाए तो हम सब कुछ मानते हैं। दोस्तों के घर ईद मनाने भी जाते हैं, क्रिसमस जब होती है तो फिर फादर के साथ मिलकर हम सेलिब्रेट भी करते हैं। अब गुरपुरब है तो हम गुरुद्वारे भी जाएंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमारे मानने में और ख़ास तौर पे मेरे मायने में यह है कि यही असली हिंदुस्तान है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, और वो वैल्यू सिस्टम मेरे घर में है। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की अगर हम बात करें तो मेरी मासी जो हैं, जो सिखनी है, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है। जो मेरी कज़न है उन्होंने गुजराती से शादी की है। मैंने एक राजपूत ठाकुर से शादी की। तो ये बहुत ही सेक्युलर परिवार है हमारा। मेरे बेटे का नाम वरदान है, उसका नामकरण हुआ है, हम मंदिर जाते हैं, घर में मंदिर है। तो रिलीजन, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं होता। देखिए, मुझे लगता है रिलीजन कोई भी हो, हाँ, उसमें कोई समस्या नहीं है जब तक आप ये ना कहें कि भाई मेरा ही रिलीजन है, बाकी नहीं है। बिल्कुल। और जैसे इन्होंने कहा कि सेक्युलर हैं हम सब, और वही हमारा एक्चुअली फैब्रिक है हिंदुस्तान का, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट सो यूनिक। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, दैट इज व्हाट मेक्स इट सो। 700 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं सर हम इस देश में। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ अस, हम सबको पीस ही चाहिए,
कोई इंसान बाहर जाके लड़ना नहीं चाहता जब तक हर लोग इंसान उसे को धकेलते नहीं है लड़ने प्यार के और लिए। पीस ही चाहिए। आप लोग फिल्मों के अलावा और क्या टाइम पास में आप लोग क्या करते हैं जब शूटिंग नहीं कर रहे होते? किताबें पढ़ती हाँ, हैं? ये मुझे किताबें देता है कभी कभी पढ़ने के लिए, ये पढ़ ले ये अभी पढ़ती आई है है। किताब, इसको बड़ी रुचि है किताबें पढ़ने की। किताबें पढ़ती हूँ और आप मैं भी किताबें पढ़ती हूँ, फिल्में देखने का बहुत शौक है, वर्ल्ड सिनेमा बहुत शौक है मुझे, पॉडकास्ट देखने का बहुत शौक same। है। अभी हम आपका देखेंगे जाके। ये तो आपका है, मेरा नहीं है। लेकिन ये बताइए कि इसके अलावा खाने पीने का शौक है आप लोगों को? यस मुझे मैंने त्याग दिया है खाने के साथ प्यार। मजाक कर रही हूँ। एक टाइम पे था, मैं बहुत बड़ी फूडी थी, और फिर मैंने पढ़ी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और उसमें लिखा था कि जब योगी जी बहुत छोटे थे और वो अपने आश्रम गए, तो उनका ऐसा कुछ था, उनको बोला गया था कि अगर आप योगी ये वाली ज़िंदगी अपनाते हो तो आपको खाने से लगाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो मिले आपको खा लेना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी फूड के साथ रिलेशनशिप बदल दिया। तो उन्होंने वेट किया, उनके जो मास्टर थे, जो उनके गुरु थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, और उनको पता था कि ये आने वाले हैं, तो आज तो फीस्ट होगा, आज बहुत ज़्यादा खाना बन रहा है, तो इनका इंतज़ार होगा और ये आएंगे तो हम खाएंगे। वो गुरुजी आए नहीं, वो लेट हो गए, ट्रेन लेट हो गई। तो जब ये मिले योगी, तो उनसे मिले और उनको बोला कि आप आए नहीं, मेरे को इतनी भूख लगी थी। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारा प्रेम खाने से इतना ज़्यादा है, भगवान से ज़्यादा तुम्हारा प्रेम खाने से ज़्यादा है, तो तुम मर ही जाते। और मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उस लेवल की फूडी थी कि मतलब आई लिव टू ईट। तो अब वो ये जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद मैं थोड़ी, पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने खुद डिसाइड किया मैं भी ऐसी सोच रखूँगी, कुछ हो गया कि खाने पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। तो अब बात में अलग ले लेकिन गई ऐसा बहुत। ऐसा सुनने के बाद भी हमारे अंदर कुछ नहीं बदला है। हाँ पता है छोले मुझे भटूरे पता है, खा मैं के जानती आए। हूँ। आप आधा भटूरा हाँ, खा उन्होंने के छोले उन्होंने छोले भटूरे खाए, उन्होंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया सुबह से। मुझे स्ट्रीट देख फूड बहुत लीजिए। पसंद है दिल्ली का। अच्छा। दिल्ली की चाट और वो दही भल्ले और पाव भाजी, स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। तो ऐसा बाहर तो लोगों को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले तो कुछ नहीं खाते होंगे, एकदम पानी पी के रहते होंगे, तभी इतने। आप हमारे घर में आके देखिए सर, हम नहीं, बहुत खाने खाते की हैं। ही बातें होती हैं, और किसी फिल्म के सेट पे भी खाने की ही बातें होती हैं। सुबह आएंगे, क्या 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 खा रहे हो, मतलब टीवी के सेट पे तो बहुत होती है क्योंकि वहाँ रोज लोग मिलते हैं। यही बातें होती हैं कि बट अब मैं दोपहर को सिलेक्टिव क्या फूडी खाएं। हूँ सर, मैं ऐसे नहीं कि हर टाइम खाने में ध्यान है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सादा खाना खाती हूँ, घर का खाना खाती हूँ, लेकिन जब चीट करने पे आता है ना, खाने पे जब चीट करना होता है, तब ये सब ये चीजें फिटनेस street फ्रीक है food। सर। हाँ हाँ, मैं हूँ। ये हफ्ते के 6 दिन वर्कआउट करती है किसी भी हाल में, कुछ भी हो। मतलब कई बार तो ऐसा है इसका कि ये सुबह 4 बजे सोई है और इसको सुबह 11 बजे उठ के वापस जाना है, और वो 6 घंटे ही है, ये 4 घंटे सोएगी, 40 मिनट वर्कआउट करेगी, पर करेगी जरूर। इसको भी मैंने कोशिश की थी ले जाने की जब हम शूट कर रहे थे। इस वाला मैं नहीं आ रहा। जाओ, मेरी तरफ से 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग लेना। नहीं, पर विक्रांत को देख के ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा है कि ये खाते भी हैं तो ज्यादा लगता नहीं है। हाँ हाँ सर, सर, अब ये लगना सच शुरू हो बात गया है सर। फर्स्टली थैंक यू, ये ईश्वरीय कृपा बनी रहे, लेकिन अभी वो बदल रहा है। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है सर, मेटाबॉलिज्म। हाँ मेटाबॉलिज्म चेंज हाँ, हो रहा उम्र है। के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिर आपका वजन बढ़ना Yes, शुरू होता है। आप लोग खाना बना भी लेते हैं? मैं नहीं बना पाती सर। नहीं। बेसिक मैं बना लेता हूँ। वाह, क्या बनाते हैं आप? मतलब मैगी। सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें, दाल चावल, आलू की सब्जी बना देता हूँ, फिर खिचड़ी बना लेता हूँ, या सैंडविच बना लेता हूँ। मतलब बेसिकली जब मैं 2 साल बड़ौदा में रहा हूँ, 2007 और 8 में मैं एक टीवी शो कर रहा था, धर्मवीर। वहाँ पे हमको रहना होता था, महीने के 2 दिन मुंबई आते थे, अपने परिवार वालों से मिलते थे और जाते थे। तो वहाँ का खाना जो था सर, वो गले के नीचे 1 महीने बाद उतरना बंद हो गया। वो बहुत सारी चीजों में चीनी मिला देते हैं। नहीं, गुजराती खाने की बात नहीं कर रहा मैं। गुजराती खाना तो सेट मुझे के बहुत खाने पसंद की। है। ओके। जो डब्बा हमें अलॉट किया गया था, एक केटरर से हमें नॉर्मल डब्बा अलॉट किया गया था। तो चिकन करी जब आती थी तो उसमें तेल ही तेल होता था। वही शूटिंग वाला जो होता हाँ, है, हाँ, हाँ, मैं तेल ही समझ गई। तेल। पहले तो तेल को अगर आप निकालो तो आपका 3/4 मतलब गया। तो आपका 1/4 खाना, उसमें से 2 पीस मिलते थे, या दाल में पानी होता था तो पसंद नहीं आता था, तो खुद बनाना शुरू किया। फिर वो एक इंडक्शन जो आता है, वो एक सिंगल वेसल के लिए इंडक्शन लेके गए, फिर वहाँ पे बनाना शुरू किया कमरे में, तो सीखा। फिर आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोग शायद ट्विटर पे नहीं है, आप हैं?
मैं नहीं हूँ, पर अभी मैंने दोबारा उसे डाउनलोड किया है, ये मीडिया क्या, जनता क्या कह रही है साबरमती के बारे में, वो देखने के लिए। पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है जिनको खाने का शौक है और अगर गाली खाने का शौक है तो वो ट्विटर पे आ सकते हैं। सच्ची बहुत गालियां खाई, इसीलिए मैं थी ट्विटर पे, मैंने छोड़ दिया, एक्स पे थी मैं, छोड़ दिया, अभी इट्स माय एक्स। तो आप लोगों पे अगर कुछ ऐसा इंस्टा वगैरह पे या कहीं कोई मीम आता है, आप लोग देखते हैं उसको? टैग होता है तो सर आता है, हाँ, हमारी टीम देखती है, हमें भेजती हमें है भेज कि देती ऐसा है, आया टीम है। तो टीम वाले तो रिफाइन करके भेजते नहीं हैं। नहीं सर, नहीं वो नहीं, गाली सब भेजते भेजते हैं? हैं, सब सब भेजते हैं। अच्छा, जिस दिन वो चिड़े रहते होंगे, आज इसको गाली वाला भेज पढ़ो कितनी गालियां आ रही हैं। कोई ऐसा याद है जिसने या तो बहुत आपको देख के मजा आया, पढ़ के खुशी हुई या हंसी आई, या जिसने बहुत डिप्रेस कर दिया कि यार ऐसा भी लिखते हैं लोग? मतलब आई थिंक वो लोग बहुत आसानी से जज करते हैं, बहुत आसानी से, और एक चीज़ होती है कि आपको मतलब वही लेबल कर दिया जाता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ना, हम वो लोग हैं जो मतलब इवन अभी जो बच्चे होंगे ना, जो मिसफिट्स होते हैं ना, वो आर्टिस्ट नॉर्मली वही इस क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कहना चाहते हैं जो अलग है समाज से। तो चाहे वो एक हाउसवाइफ हो जो अपने बच्चों के लिए कुछ आर्ट कर रही हैं और उसमें क्रिएटिविटी दिखा रही है, या हम जैसे लोग जो प्रोफेशन ही चूज़ कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं ना, जहाँ आप फ्लूइड हैं, आप नॉन जजमेंटल हैं, आप किसी और को जज नहीं कर रहे, जब आपको लेबल किया जाता है ना, उस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि नहीं यार, मुझे जज मत करो, या किसी को भी जज मत करो, क्योंकि हम किसी को जज नहीं करते। मतलब ये एक प्रैक्टिस है, बीइंग एन आर्टिस्ट ये प्रैक्टिस है। हम इतने सारे किरदार प्ले करते हैं, अच्छे बुरे, हम जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम जज करेंगे तो हमारा काम अच्छा नहीं आएगा। तो वो नेचर में अगर नहीं है आपके, तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो बस एक वही चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगता आपको कोई याद है कुछ ऐसा इंसिडेंट? सर ये बहुत बड़ी स्टार हैं साउथ की, अरे है। इनको यार, प्यार ही ये प्यार मिलता है। बहुत बड़ी स्टार हैं सर। मैं ये ये I want to मुझे share this। चढ़ा रहा पहली है बार सर। मैंने तस्वीर खींची इनके साथ, हम दोनों को किसी ये मुझे पब्लिकेशन याद ने है। अवार्ड दिया साथ में, और तभी हम शूट कर रहे थे हमारी दूसरी फिल्म जो अगले साल आने वाली है। तो हमने इसने ये हीरोइन है तो इनके लिए तो पूरा तामझाम लगता है, तस्वीरों के लिए बैकड्रॉप आता है, फोटोग्राफर आता है, मतलब 15 असिस्टेंट हैं इनके। अरे मैं सूट में अवार्ड लेके चला, मैंने चल भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा तस्वीर खिंचा रही, चल मेरे साथ भी खिंचा रहे तस्वीर। तो वो तस्वीर खिंचा के डाली सर 6 मिनट में 6 मिनट में 1 लाख के प्लस लाइक्स चले गए, और इसने मुझे टैग किया, और मैंने ऐसे हो गया, मैंने 1 मिनट में क्या होगा 1 लाख लाइक्स मेरे तो मतलब 1 महीने बाद भी नहीं होते, और इसकी 6 मिनट में। ये साउथ में जाती है ना, बस सिर्फ इसको ये करना होता है सर, 50 हज़ार लोग आते हैं सिर्फ इसको देखने के लिए सर। अरे आई नो आई एम, बट जस्ट नो, डोंट बी अपॉलोजेटिक। ये लड़कियों की बड़ी बुरी आदत होती है, हम बड़े अपॉलोजेटिक हो जाते नहीं हैं। नहीं, apologetic apologetic नहीं, is नहीं, overwhelming. देखिए It's just आपका overwhelming. काम But we अच्छा should, है, we लोग should. पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा रौले में रहने में क्या बुराई है? बोलिए देखिए, हाँ मुझे है, own it. सबके पास नहीं You है। deserve it, girl. 20 बॉडीगार्ड लगते हैं इनको वहाँ। अरे बिल्कुल लगते यार, हैं। हाँ मतलब ये सब बहुत प्यार मिलता है मुझे साउथ का। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। ये एक गाड़ी में जाती है, इनके आगे 2 और पीछे 2। अच्छा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। है वहाँ प्यार दिखाते भी ज्यादा है, वहाँ नहीं सर, प्यार but दिखाते ये भी हैं ये बहुत। भी है कि मेरे इतने साल के करियर में कभी भी ऐसा उलट सुलट कुछ मेरे लिए लिखा नहीं गया है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा लो की रहती हूँ, और मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, तो मैं अपने ओपिनियंस नहीं देती हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर आपको एक सिचुएशन के बारे में सब कुछ नहीं पता ना, तब तक आपको ओपिनियन देना नहीं चाहिए। और मैं अपनी क्राफ्ट में, अपनी एक्टिंग में इतना ध्यान रखती हूँ कि मेरा ध्यान और जगह नहीं जाता है, अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो मैं चुपचाप अपना काम करती हूँ, घर जाती हूँ। इसलिए शायद मेरे लिए ज़्यादा कुछ कभी ख़राब या ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं कि मुझे लगा कि ये मुझे बॉदर कर रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि एक्टर्स को इंसान समझते ही नहीं है, वो ये Commodity सोचते ही समझते नहीं है हैं। कि उनमें भी दिल हो सकता है। यानी पत्रकारों को नहीं समझ रहे आप, तो फिर स्टार हैं। आपको तो देखिए क्या है, जो बेसिकली जो भी पर्दे पे आ जाए ना, कमोडिटी बन जाते हैं। मतलब पत्थर ऊपर ही फेंकने में मजा आता है ना, नीचे फेंकेंगे तो फिर तो खुद को भी लग सकती है। बट ट्रोल देख के तो मैं खुद ही हंसती हूँ, मतलब मुझे खुद ही हंसी आती है। अच्छा हाँ, मतलब ये क्या है, उनकी जो इमेजिनेशन होती है ना लोगों की, जब वो ट्रोल कर रहे होते हैं तो हंसी आती है, मैं हंस देती हूँ, मैं दिल पे नहीं लेती। आपने कभी दिल पे लिया है कुछ? सर पहले बड़ा लेता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है कि एक्स पे मुझे लेके बहुत चर्चा होती है, मतलब हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ होता है, तो इसीलिए मैंने भी डिलीट कर दिया था। तो क्योंकि तकलीफ होती है, और तकलीफ तब होती है जब आपके घर वालों को तकलीफ होती है।
क्योंकि वो बड़े साधारण लोग हैं सर, सिनेमा से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनकी गूगल हिस्ट्री पे, क्योंकि वो इतने उत्सुक रहते हैं मेरे लिए, तो वो घर पे बैठ के गूगल पे मेरे लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो उनकी गूगल हिस्ट्री पे आ जाता है पहले। अब वो एल्गोरिथम वैसा है। अब जैसे ये जो थ्रेड्स की बात है, मेरी माँ को मैंने बताया नहीं था, उनकी गूगल हिस्ट्री पे आ गया ये। उनका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन देखा, 6-7 मिस्ड कॉल, और घर वालों के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं उठाया कॉल बैक कर लेगा। उनको पता है नेचर ऑफ द जॉब, शॉर्ट में होगा, इंटरव्यू में होगा, पता है प्रमोशंस में। और 6 मिस्ड कॉल, सब ठीक तो है? लाइक क्या हो गया? मैंने बोला अरे यार रिलैक्स करो, बताता हूँ मैं आपको। पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस उनको लेते हाँ, जब वो ज़्यादा तकलीफ लेते होती है हैं। तो तब बुरा लगता है। लेकिन मेरी पत्नी जब ऐसा कुछ मीम वो उतना ट्विटर पे तो नहीं है, इंस्टा पर है, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनको पता मतलब वो मेरी वाइफ के साथ मिलके बहुत मज़ा लेते हैं। वो कुछ ऐसा कोई मीम बनाता है तो वो भेजते हैं, भाभी आपने ये देखा, भैया का ये बना है। तो वो दोनों मिलके फिर मेरी टांग खिंचाई करते हैं तब। अच्छा, मैं कई बार कमेंट्स नहीं पढ़ता क्योंकि इतने सारे आते हैं तो आप नहीं पढ़ते, तो वो लोग मज़े लेते हैं। आप वेब सीरीज़ में बहुत गाली देते हैं, मतलब चूँकि आपकी रिक्वायरमेंट थी, रियल लाइफ में उतनी गाली देते हैं? नहीं सर, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो मिर्ज़ापुर में भी गाली नहीं दी थी सर। नहीं दी थी क्या? मैंने एक ही गाली दी थी पूरे शो में। एक ही गाली दी पूरे शो में, पूरे 10 एपिसोड में। तो वो भी गलत है। इसका दुख है कि बाकियों से इतनी दिलवाई, मुझसे एक ही दिलवाई। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे गाली गलौज ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मिर्ज़ापुर जब आप फैमिली के साथ देखते हैं तो किसी ने कहा कि यार कितनी गाली दी है? सर मेरे घर वाले बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो थोड़ा बहुत देश दुनिया घूम चुके हैं, तो उनके लिए ये शौक नहीं है कि एक्चुअली हमारे हिंदी हार्टलैंड में इस तरह ही बात की जाती है। वो जानते हैं कि वैसे ही बात की जाती है। बट कुछ लोग हैं, जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, वो बहुत ही सिंपल फार्मर आदमी हैं हिमाचल के, वो थोड़े से चहक गए थे कि अच्छा ये क्या है। तो फिर वो उनके साथ बैठ के देखना थोड़ा सा, तो ये क्या है। तो मैंने बोला कि पापा जी वहाँ पे ऐसे ही बात करते हैं। चलिए, सच में ऐसे बात करते हैं? मैंने कहा कि हाँ जी, आप चलिए यूपी मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा आपको। तो वो अलग अलग प्रतिक्रिया है लोगों की सारी। चलिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम साबरमती रिपोर्ट में आप लोगों को गंदी गंदी गालियाँ ना पड़े, बहुत अच्छा सुनने को मिले। और जितना प्यार आपको साउथ में मिलता है वो यहाँ पूरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह से मिले। सबको मिले। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को फिल्म के लिए। और 15 नवंबर को ये फिल्म आ रही है, तो आप लोग भी ज़रूर जाकर देखिए। और जैसा सब कह रहे हैं कि भाई बहुत फैक्ट बेस्ड फिल्म बनाई है, और उस हिस्से की कहानी है जो कि अमूमन लोगों तक नहीं पहुंची है। इस 22 साल में कुछ पहुंची होगी लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो सच जानना भी ज़रूरी है। इसलिए जाइए, देखिए। देखने के बाद कैसा लगा इस पॉडकास्ट के कमेंट में आके पहले तो पॉडकास्ट पे लिखिए, फिर उस फिल्म के बारे में भी आप लिखिए कि आपको फिल्म कैसी लगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, लवली चैटिंग। नमस्कार।